200 पार करने दीदी, ओ दीदी अब की बार 200 पार ऐसे बोलते हैं ना। आपने अभी तक अलाइनमेंट नहीं बताई। आपने एक्चुअली बीजेपी के पास कुछ दिखाने को है नहीं, तो 200 पार क्या, तो 100 पार नहीं हुआ। और जो उनके 77 हुए उसमें से भी 12 लोग छोड़ के चले आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। देश के अंदर कई मुद्दों को लेकर तनाव है। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड को बिल को अब कानूनी शक्ल मिल चुकी है, तो वहीं मुसलमानों की नाराजगी केंद्र सरकार के खिलाफ जारी है। लेकिन उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक रामनवमी पर विवाद खड़ा हो चुका है, या ये फिर कहे कि बंगाल रामनवमी का अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। क्योंकि जहां ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता सरकार हिंदू विरोधी है, रामनवमी पर यात्रा शोभा यात्रा को लेकर कहीं ना कहीं विवाद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश के अंदर त्योहार जैसे ही आते हैं, चाहे वो जुम्मा हो, होली हो या फिर नवरात्रि ईद का मौका हो, और अब रामनवमी, आखिर तनाव क्यों पैदा हो जाता है? और खासकर बीते 10 सालों में इसी तरीके का त्योहारों पर तो जो तनाव है उसके मायने क्या। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि देश के ज्वलंत मुद्दे, चाहे वो वक्फ बिल हो या फिर केंद्र सरकार पे लगते आरोप हो, जैसे संविधान विरोधी सरकार, संविधान पर हमला, या फिर अल्पसंख्यक समाज पर लगातार जो प्रहार हो रहे हैं, उसको लेकर चर्चा करते हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान हैं वो बेहद खास है। उनका तारुफ कई तरीके से कराया जा सकता है। भारतीय क्रिकेट मैदान में भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले पूर्व बीजेपी नेता, पूर्व कांग्रेस नेता और मौजूदा समय के TMC सांसद, 3 बार के सांसद, तेज तर्रार नेता जो संसद के अंदर और सड़क पर बीजेपी को, केंद्र सरकार को हिलाकर रख देते, यानी कि कीर्ति आजाद, जिनकी हाल ही में एक वीडियो संसद के भीतर की खूब वायरल हुई। ये बंगाल से आते हैं। ममता बनर्जी सरकार में अगर माना जाए तो कट्टावर नेता है, एकदम तीखे प्रहार बीजेपी पर करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। और शुरुआत इसी से करेंगे सर कि क्रिकेट मैदान से राजनीतिक अखाड़ा कितना अंतर है, कितना महत्वपूर्ण है, और कौन सा अखाड़ा ज़्यादा बेहतर आपको लगता था देश के लिए? मैं हृदय से एक खिलाड़ी हूँ, स्वेच्छा से राजनीति में आया। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े। उनसे लड़ते हुए एक बार रेलवे लाइन की फ़िश प्लेट्स निकाल रहे थे, तो क्योंकि असला कलकत्ता से लाहौर की तरफ जा रहा था, उस समय तो सब कुछ एक था, और 1942 की बात थी। तो अंग्रेज़ों को पता लगा, उन्होंने आया, फायरिंग की, 6 लोग मरे। मेरे पिताजी को पाँव में गोली लगी और ट्रैक पे गिरे, बेहोश हो गए। लोगों ने सोचा, जब अंग्रेज़ चले गए तो उनके दोस्त आए, लोगों ने कहा भागो तो मर गए। भागवत उनका नाम था, भागो तो मर गए, भागो मर गया। तो खैर उस समय में चमड़े के जूते से सुंघाते थे और पानी छींटते थे, किया तो जग गए। तो सबने कहा अरे भागवत तो आज़ाद भगल, तब से उनका नाम पड़ गया भागवत शाह आज़ाद जी। तो राजनीति मैंने घर में देखी। वह सबसे कम उम्र के कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको खास उठाया था, लेकर आए थे। 4 बार वह कैबिनेट मंत्री सेंटर में रहे, 6 बार MP रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे। तो मैंने उनका सेवा भाव देखा था, तो मैं उसी सेवा भाव के लिए मैं आया। और ये चौथी बार का हूँ, तीसरी बार का नहीं हूँ जी। माफ़ कीजिएगा, कोई बात नहीं। चौथा टर्म चल रहा है, लेकिन 3 पारी जो थी वो बेमिसाल रही, और चौथी पारी आपकी चल रही है जी। कौन सा मैदान ज़्यादा आपके लिए? देखिए, दोनों भिन्न हैं, एक दूसरे से अलग हैं। क्रिकेट में आप जब खेलते हैं तो आप किस बॉल पे कब आउट हो जाएंगे आपको मालूम नहीं जी। तो घोर अनिश्चितताओं का खेल है। अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़। आपको नहीं मालूम क्या होगा। विराट कोहली 4 इनिंग में मान लीजिए सेंचुरी बना देगा, आपको अगर ये 5वें में बनाएगा, लेकिन 5वें में क्या होगा, फुल टॉस जिस पर कि 6 लगना चाहिए, आउट हो जाता है आदमी। तो खेल क्रिकेट के बारे में नहीं कह सकते। वैसे ही राजनीति के बारे में है कि आप 4 साल तक बढ़िया काम करते रहो, लास्ट ईयर कुछ ऐसी बात चल गई जी। जिस तरीके से भड़काते हैं भाजपा वाले, तो क्या होता है कि सीटें कम ज़्यादा हो जाती हैं। जी। तो है, आनंद आता है, सेवा करना चाहिए, मेवे की कभी भी इच्छा रखनी नहीं चाहिए जी। मैं राजनीति पर आऊँ उससे पहले सर थोड़ा सा आपके बारे में ही जानते हैं। 83 फिल्म
निर्देशित सर पर ही हुई, बनकर आई, पूरे देश से खूब प्यार मिला उस फिल्म को। 83 के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? उस वक्त का जब खेल आपने खेला, क्या आपको मालूम था कि आप देश को वर्ल्ड कप देने वाले हैं? दूर दूर तक सपने में भी नहीं सोचा था। सच मानिए, उस समय मैं लैंकाशायर में खेल रहा था, इंग्लैंड में। वो 4.5 महीने एक प्रोफेशनल जाके आप खेल सकते हैं वहाँ पे क्रिकेट। तो मैं वहाँ पर, मेरा अनुबंध था, तो मैं इंग्लैंड में गया था, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 4.5 महीने का। तो मुझे फ़ोन आया कि भाई तुम्हारा नाम वर्ल्ड कप की टीम में आ गया है। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, 1.5 महीने का फ्री पेड हॉलीडे मिल गया। और हम लोगों ने राउंड रॉबिन के बाद टिकट कटवाए थे सबने यूएस जाने के लिए। लेकिन कपिल एक हमारे बीच में से था, बचपन से हम साथ में स्कूल्स में खेले। वो हरियाणा स्कूल से खेलता था, मैं दिल्ली स्कूल से खेलता था। हम बचपन से एक साथ खेले, भाई की तरह, दोस्त बिल्कुल जिगरी जिसको कहते हैं, दांत काटी रोटी हम लोग की थी। तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कहता था हम जीत सकते हैं। बहुत लोग साथी, 7 सीनियर थे, बाकी सब हम लोग एक ही एज ग्रुप के थे, तो उसका खूब मजाक उड़ाते थे। और 23-24 साल उम्र थी हम लोगों की। लेकिन कपिल का वो विश्वास, पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज़ को हरा देना, जो विश्व की सबसे बढ़िया आज तक वनडे टीम रही, उसके बाद एक हमारा अच्छा परफॉर्मेंस होते चले जाना, कपिल का 175 रन बनाना जी, जबकि हम 17 पे 5 आउट हो चुके थे। उसके बाद जिमी अमरनाथ की और मेरी 24 ओवर हमने एक साथ किए, 12-12 ओवर। उस ज़माने में 60 ओवर के मैच होते थे सेमीफाइनल में, जहां इंग्लैंड 100 पे 2 थी 20-25 ओवरों में। उस समय 4 का 5 का एवरेज निकालना बहुत बड़ी बात होती थी। हमने चौक कर दिया उनको और 24 ओवरों में केवल 55 रन दिए, 4 विकेट ले लिए। मुझे बोथम का विकेट मिला। तो फिर फाइनल में पहुंचे, रन कम थे। तो यह एक टीम एफर्ट था। कपिल का आत्मविश्वास था, जो पूरी टीम का आत्मविश्वास आते आते सेमीफाइनल तक आते बहुत बढ़ चुका था। जी, तो सच में शुरुआत हमने की। अब तो बच्चे खेलते हैं, उस ज़माने में तो हम लोग को पैसे भी नहीं मिलते, 10 या 12 पाउंड मिलता था, 30 रुपये का पाउंड होता था। तो हमने वो शुरुआत की, हम जीते। फिर नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में आया, हमारे आईसीसी में चेयरमैन बनने शुरू हुए, प्रेसिडेंट हुए, अलग अलग जो कमिटीज़ थे उसमें कन्वीनर्स बने, उसमें अलग अलग चेयरमैन बने। जी, और फिर पैसा आना खूब शुरू हुआ। टेलीविज़न यहाँ आया 93 में, ESPN, और उसमें एडवर्टीजमेंट आना शुरू हुआ। बोर्ड ने उनके साथ अनुबंध किया, राइट्स दिए, उसके बाद पैसा आना शुरू हुआ। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआत हमने की, और आज अच्छा है कि कोई क्रिकेट खेलते हैं तो उनको पैसा मिलता है, कम से कम उनका जीवन तो अच्छा रहेगा। जी, हमारे बीच में से बहुत सारे ऐसे हैं जो आज भी पेंशन पे जीते हैं, 60,000 पेंशन, 50,000 पेंशन पे। जी। पहचान दिलाई आपने एक नई। सर, जिस तरीके से आपने क्रिकेट के मैदान में स्ट्रॉन्ग टीमों को मात दी, बिल्कुल वैसा ही बंगाल में देखने को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे देश में सबसे मजबूत पार्टी मानी जाती है, वो बंगाल में चारों खाने चित हो जाती है। बीजेपी और बंगाल की ममता बनर्जी सरकार, क्या मुकाबला माना जाए? क्योंकि हाल ही में अभी कुछ समय बाद चुनाव भी आने हैं बंगाल के अंदर, विधानसभा। सबसे देखिए, राजनीति होती है, हार जीत चलती है। जी, और इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, ये बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में ममता बंदोपाध्याय से बड़ा कोई नेता है ही नहीं। उनके जो अलग अलग कार्यक्रम हैं उस सब की नकल करते हैं लोग। जो महिलाओं को 2,500 रुपये देना है, किसकी नकल है? ममता बनर्जी की नकल है। दिल्ली में जो पैसा देने की बात की इन्होंने, किसकी नकल है? ममता बनर्जी की नकल है। देश झारखंड में किसकी नकल है? ममता बनर्जी की नकल है। और ये नकल अब सारे राज्य करेंगे। उनका प्रोग्राम है कन्याश्री, यूनेस्को का अवार्ड मिला हुआ है कि वन ऑफ द बेस्ट फॉर अ गर्ल चाइल्ड। तो उन्होंने जिस प्रकार का काम किया है, लोगों के जन जन में, दिल दिल में, नस नस में बसी हुई है। और जब मोदी जी आते हैं, जिस प्रकार से उपहास करते हैं, फिर अमित शाह जी आएंगे, वह आकर झूठ बोल कर जाएंगे कि बॉर्डर पे ज़मीन नहीं मिल रही है। अरे आप NH बनाते हो, आप अलाइनमेंट बताते हो, अलाइनमेंट में आप बताते हो ये अलाइनमेंट चाहिए, तो खाता खसरा निकाला जाता है, फिर लोगों को उनका मुआवजा दिया जाता है। आपने अभी तक अलाइनमेंट नहीं बताई। आपने 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर BSF का वो एरिया कर दिया, जबकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है। चलिए आपने कर लिया, लेकिन आप बताएंगे तो सही कहाँ से चाहिए? कई जगह नदी है, नाले हैं,
तो आपने कहा कि मैंने चिट्ठियां लिखी, बट आपने चिट्ठी लिख के अलाइनमेंट बताई है। जब तक आप अलाइनमेंट हम आपको कुछ और देते तो आप कल कहना शुरू करो देखो जी इन्होंने गलत जमीन दे दी जी। तो कम से कम वो तो बताएंगे ना। वो बताते नहीं है, चिट्ठियां लिखते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं कि ये मुमताज़ बानो है जी। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि क्या 25 या 30% मुसलमान के वोट से जीत सकती हैं? वो कोई भी जीत सकता है। मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है, जी। कुछ ईसाई होंगे, कुछ सिख होंगे, लेकिन मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है। उसके बावजूद तो 50% से ज़्यादा वोट ले जाती हैं और इनके ज़मानत जब्त हो जाते हैं। आए थे 200 पार करने, दीदी ओ दीदी अब की बार 200 पार ऐसे ही बोलते हैं ना जी। हाँ, तो 200 पार क्या था, 100 पार नहीं हुआ। और जो उनके 77 हुए उसमें से भी 12 लोग छोड़ के चले आए। पीछे जो अभी बाई इलेक्शन हुए उसमें 6-0 छक्का मारा ममता दीदी ने नरेंद्र मोदी जी को बंगाल के बाउंड्री के बाहर। अब आएंगे फिर कुछ से कुछ करेंगे, मुसलमान हिंदू मुसलमान करेंगे। एक्चुअली बीजेपी के पास कुछ दिखाने को है नहीं। और अपने वक्त की बात की जी। देखिए, सनातन धर्म है ना, वो धर्म है, मॉरल राइटसनेस है, वो मजहब नहीं है। और सनातन धर्म जो है वो प्रकृति की पूजा है। सूर्य चंद्रमा जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, नेचर सबके लिए है। सूर्य जब प्रकाश दिखाता है तो आप मुसलमान हैं तो आपको कम या ज़्यादा, या मैं हिंदू हूँ तो मुझे कम या ज़्यादा नहीं करता। अगर मेरी और आपकी ज़मीन आसपास में है तो बराबर से मिलती है जी। बारिश बराबर से मिलती है, हवा हम बराबर की लेते हैं, सांस लेते हैं, कोई अलग तो नहीं लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने उस सनातन धर्म को भाजपा धर्म बनाकर विकृत कर दिया है, धर्म को भ्रष्ट कर दिया है। ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में ये बोलते हैं एक रंग है भगवा। जी। हाँ, भगवा रंग है, लेकिन उसके साथ अनेकों रंग हैं, क्योंकि हम प्रकृति की पूजा करते हैं, सबकी करते हैं। आपको सूर्य चंद्रमा मैंने बोला ही, सोमवार का दिन चंद्रमा का है, सफ़ेद है, जो महादेव के माथे पर इठलाता है जटाओं में, तो सोमवार सफ़ेद है। मंगलवार हनुमान जी के दिन है तो लाल है। बुध प्रकृति है तो हरा है। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं इसलिए पीला है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे इसलिए राख या सफ़ेद है। शनि महाराज काले या नीले हैं। सूर्य इंद्रधनुष हैं, सतरंगा है। तो ये अलग अलग रंग तो हमारे हैं ना जी। उत्तर में अगर महादेव हैं तो सफ़ेद हैं, दक्षिण में अय्यप्पन है तो काले हैं, पूरब में माँ काली है तो सिंदूर और टीका लाल है, पश्चिम में गणेश हैं तो ज्ञान है पीला है। जी। तो ये तो मेरे सारे रंग हैं। तो मैं इन सभी रंगों में रंग बिरंगा जीवन है। जैसे एक 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 आप जाएंगे, एक बगीचे में जाएंगे और वहाँ फूल देखेंगे, रंग बिरंगे फूल हैं, अलग अलग रंग के, एक ही जगह रहते हैं साथ में। वो सनातन धर्म है, लेकिन इन्होंने विकृत कर दिया। हमारे यहाँ देवी प्रधान है, माँ का नाम पहले है। आप हैं, मैं हूँ, जो अभी रिकॉर्डिंग कर रही हैं वो हैं, जो हमारे लोग देख रहे हैं, सब माँ की कोख से निकलते हैं। प्रकृति में भी चाहे जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पौधे हो, उनको भी बीज को बोना पड़ता है। वो भी कोख हुआ पृथ्वी का, जिसमें वो जाता है फिर वो निकलता है। ये माँ का सम्मान नहीं करते। हमारे यहाँ देवी का नाम पहले आएगा, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सिया राम या सीताराम। अब सीता ना होती तो राम को इतना प्रताप ना मिलता। तो ये तुम माँ का नाम ही नहीं लेते। ये सीता माँ तो हमारे लिए वही है ना जिसने जन्म दिया। जो मेरी माँ है वही मेरी सीता माँ है। तुम माँ का ही सम्मान नहीं करते। तुम श्री राम करते हो, उनको बदनाम करते हो। कैसे बदनाम करते हो? हमारे देश में होली हुई, दिवाली हुई, महाशिवरात्रि हुई, गणेश पूजा हुआ, सरस्वती पूजा हुआ, छठ पूजा हुआ, विश्वकर्मा पूजा हुआ, दुर्गा पूजा हुआ, ये सब, लक्ष्मी पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, ये सब पूजा होते हैं ना। कृष्णाष्टमी मनाई जाती है, सब शांत बढ़िया से चलता है। यह केवल रामनवमी के दिन आकर क्यों दंगे करते हैं? उनका नाम क्यों बदनाम करते हैं? और जिस समय वो थे तब तो ना मुसलमान थे, ना ईसाई थे, ना कोई थे। तुमको अगर दंगा करना ही है तो चले जाओ लंका, वहीं पर रावण का वध किया था ना जी। तो चले जाओ, वहां हिम्मत जाने की होने की हिम्मत है नहीं।
अभी वक्फ बोर्ड पर बात किया जो उन्होंने पार किया, जिसको अपना धर्म नहीं मालूम, जो विकृत कर रहा है, वो दूसरों के धर्म में हाथ मार रहा है। अभी आरएसएस की तरफ से आ गया कि क्रिश्चियंस के बड़े चर्च के जमीन है। तो ये ऐसे खत्म नहीं करेंगे, इनका काम ही देश को तोड़ना है। हमारी देश एक बहुत बेहतरीन देश है, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, चाहे म्यांमार से हुए, चाहे पर्शिया से जो लोग आए जिनको हम पारसी बोलते हैं, हम लोगों ने शरण दी है। बहुत बड़ा हृदय वाला देश है हमारा। और इनसे ये बता दें, बीजेपी वाले से पूछें कि हिंदू किसी वेद में लिखा हो, किसी पुराण में लिखा हो, उपनिषद में हो, रामायण में हो, महाभारत में हो, कहीं हो, जो पर्शिया से लोग आए 9वीं शताब्दी में, जब उनके ऊपर अत्याचार होने शुरू हुए, तो उनके वोकैबुलरी में शब्द स नहीं था, वो स की जगह ह बोलते थे। तो सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको अंग्रेज बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, तो वह सिंधु नदी, सिंधु दरिया को बोलने लगे, हिंदू दरिया के पार हिंदुस्तान जाना है, तो हमको नाम मिला। अन्यथा हमारा नाम तो भारत है जी। हमारी पूजा होती है तो आर्यावर्ते, भारत खंडे, जम्बूद्वीपे, ये 3 पुराने नाम हैं। इसके पर संघ वाले क्यों नहीं बात करते? तो जो ये गलत भाजपा का धर्म चलाते हैं ना, जो विकृत कर दिया है, ये देश में और कोई किसी तरीके से राज तो कर नहीं सकते। इनका एक कोई स्वतंत्रता सेनानी नाम नहीं है तो सरदार पटेल का नाम लेते हैं, और वो लोग जिन्होंने गांधी का विरोध किया, महात्मा गांधी का, उसको ये अपना लीडर बनाते हैं। तो इनके पास अपना नहीं है। नेहरू को छोटा करने के लिए ये सरदार पटेल बोलते हैं। तो जिसकी लंबी लकीर हो ना जी, उसके सामने छोटी लकीरों को लंबा करने का कोई फायदा नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी। जी, भारतीय जनता पार्टी क्या है, एक और बारी मैं आपको उस पूरे मुद्दे पर लाऊंगी सर। लेकिन सर, हम देख रहे हैं बीते कुछ महीनों से, सालों को छोड़ देते हैं, हाल ही में अभी ईद भी गई है, होली भी गई है, देश में जब भी कोई त्योहार आ रहा है तो उस पर तनाव क्यों बढ़ता जा रहा है? रामनवमी का मौका है और बीजेपी आरोप लगा रही है बंगाल के अंदर कि टीएमसी को राम भगवान के मौके पर ही विरोध क्यों करना होता है। जुलूस निकलते हैं, मुहर्रम पर जुलूस निकलते हैं, तब दिक्कत नहीं होती। 30% मुसलमानों के वोट पाने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। 20,000 शोभा यात्रा निकालने की तैयारी बीजेपी कर रहे हैं। आपको उस तैयारी में साजिश क्यों नजर आ रही है? देखिए, या तो यह तैयारी हो शांतिपूर्ण से चले, भगवान राम का करें, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है तो वो शांति से वो जुलूस निकल जाता है जी। लेकिन जब आप उपद्रव करेंगे, आप किसी दूसरे के धर्म स्थल पर जाकर वहाँ ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाएंगे, आप वहाँ पे नाचेंगे, आपने मादक द्रव्य लिया हुआ होगा, तलवार और झंडे और भाले आप ऊपर नीचे करेंगे, तो स्वाभाविक है जो दूसरे धर्म वाला है उसको तो ठेस पहुँचेगी ना। तो यदि हम अपने धर्म को सच्चे मायने में, अगर मैं हिंदू हूँ और सच मायने में उसका पालन करता हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है कि जिस प्रकार से मैं हर्षो उल्लास के साथ जी अपने धर्म को, अपने त्योहार को मनाता हूँ, उसी प्रकार से दूसरे के धर्म का भी मुझे सम्मान करना चाहिए। जी, क्योंकि केवल मैं तो नहीं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही हूँ, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। जी, हम सभी हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, कभी अस्पताल आप जाते हैं, खून चाहिए तो डॉक्टर आपका वो चेक करता है ब्लड ग्रुप, जैसे मेरा O+ है जी, तो मैं डॉक्टर को बोल दूंगा, फिर भी चेक करेगा। चेक करने के बाद वो ब्लड बैंक में जाएगा और वहाँ से O+ का ब्लड ले आएगा। उस पर तो नहीं होगा लिखा हुआ नफीसा का है ब्लड, इसलिए मैं नहीं लूँगा, ये तो मुसलमान का है। ऐसा तो नहीं होता ना। किसी को इंसान की ज़रूरत पड़ती है अंततः। आप खून ले लो, अब खून मान लो तुम्हारा रहा हो, मैं ले करके फिर जा करके वहाँ दंगे फसाद करने लगूँ, खून भी मुसलमान का लूँ, वापस ज़िंदगी उसी से पाऊँ और वही करना शुरू कर दूँ, तो ये उचित नहीं है। जी। लेकिन सर, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि पूरे बंगाल को भगवा में रंग दो, ये मालूम पड़े कि सनातन धर्म जो है सबसे बड़ा और मजबूत है, और जब शोभा यात्रा निकलेगी तो इतनी यात्रा बड़ी होनी चाहिए कि टीएमसी को संदेश है। देखिए, कोई भी ऐसी यात्राएं बिना तैयारी के नहीं की जाती। इनकी ये तैयारी, जो 20,000 यात्राएं निकाली हैं, रूट बनाए हैं, इन्होंने ये सब तैयारी की है। तैयारी केवल यात्रा निकालने की, भगवान
राम के साथ सिया को हूँ, उनके रामनवमी को जन्म हर्षोल्लास के साथ मनाएं, न कि किसी प्रकार के दंगे भड़काने का प्रयास करें, न शराब पिए, न तलवार ये सब लटकाएं। तलवार लेना भी है, चलो तुम तलवार या भाला लेकर के जाओ, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से करो। तुमने क्या करना, तुम शांतिपूर्ण ढंग से नहीं करना चाहते, तुम हंगामा दंगा कराना चाहते हो, क्योंकि तुम वोट को पोलराइज कराना चाहते हो। तो ये तैयारी इनकी पहले होती है। और एक चीज बताते हैं ना, शुभेंदु अधिकारी का बेटा है या बीजेपी के इतने बड़े बड़े लोग हैं, क्या अमित शाह जी का बेटा जय शाह जाएगा? वो तो बीसीसीआई में बन गया, अब आईसीसी में चला गया, उन्होंने तो अपना बेटा बैठा दिया। और जितने बीजेपी के नेता, सबके नेता के बच्चे तो बैठ गए, उनके बच्चे क्यों नहीं तलवार लेकर जाते हैं? प्रश्न तो ये है। तो उनके बच्चे नहीं जाएंगे, उनके बच्चे पकड़ेंगे इंग्लैंड अमेरिका में, बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे उनके बच्चे। फंसेगा कौन? गरीब आदमी का बच्चा। केस किसके ऊपर है? उसके ऊपर होगा। एक बार केस होगा तो 10वीं बार वो आएगा। और ये बुलाते हैं बाहर से, झारखंड से बुला लेंगे, बिहार से बुला लेंगे, अब उड़ीसा में इनकी सरकार है, वहां से बुला लेंगे। जी, तो क्या समझा जाए सर कि बंगाल में आने वाले समय में चुनाव होने और इसीलिए बीजेपी चुनावों की तैयारियों में लग चुकी है, जहां पर हिंदू मुसलमान की जो खाई है उसको खूब गहरा किया जाए? ये चुनाव की तैयारी नहीं है, ये विषमता, विद्वेष। क्योंकि ये आरएसएस वाले जो थे ना, ये देश के गद्दार हैं। ये नहीं देख सकते और किसी को जिसने देश, जैसे मेरे पिताजी ने किया, वैसे बहुत लोगों ने हैं, करोड़ों असंख्य लोग हैं जिनके परिवार, तुम्हारे परिवार ने किया होगा, लेकिन इनके परिवार का कोई नहीं, क्योंकि ये मुखबिर है। मैं जब बीजेपी में जुड़ रहा था, मेरे पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया, बोला ये मुखबिर है आरएसएस वाले, इन्होंने, इनके कारण से मुझे गोली लगी, मैं 6 बार जेल गया, मेरे पाँव में गोली लगी, मैं बेहोश हुआ, मैंने 150 पीठ में कोड़े खाए, इन लोगों के कारण खाए। तुम मुखबिरों के साथ जा रहे हो, देश के गद्दारों के साथ, निकल जाओ मेरे घर से। मेरी माँ ने कहा, उसकी बीवी है, 2 बच्चे हैं, बोला इनको नहीं निकाला, इसी को निकाला है। फिर 1.5 महीने तक मैं अपने दोस्त के यहाँ रहा, तब जाकर मुझे घर मिला, एमएलए बन गया था मैं जी। उसके बाद फिर मैं उनके यहाँ रहा। तो ऐसे असूलों में था। तो बाद में देर आए दुरुस्त आए, सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, तो मैं आ गया घर जी। और जब आप बीजेपी का हिस्सा थे सर, ऐसी कौन सी बात आपको चुभती थी कि आपको लगा कि अब बीजेपी का साथ छोड़ना जरूरी हो चुका? देखिए, झूठ बहुत बोलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। अब मैं कौन कौन से झूठ गिनाऊं? 2 करोड़ नौकरी हर साल, 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरी। अगर 5 लोग एक परिवार में हों और 20 करोड़ से करते हैं तो 100 करोड़ को तो वैसे ही खाना पीना घर चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा? 15-15 लाख की काला धन लाने वाले थे 100 दिन के अंदर, वो तो कहां गया काला धन मालूम नहीं। वो सबको 15-15 लाख रुपए मिलने वाले थे, नहीं समझ में। 100 स्मार्ट सिटियां बननी थी जी। वो बुलेट ट्रेन चलनी थी, बसों में लद लद के ट्रेनों के छत पर लोग चढ़ चढ़ करके जा रहे हैं। आप अरबों रुपया उस बुलेट ट्रेन में खर्च कर रहे हो, लेकिन अपने ट्रेन की व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हो, जो एक गरीब आदमी का सबसे बड़ा माध्यम है यात्रा का। तो मैं कितने और गिनाऊं? पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार, जिस समय मोदी जी आए उस समय 1 बैरल कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है, वो $60 का था, और 65 रुपए के दिल्ली को लेता हूं तो 65 रुपए प्रति लीटर था। उसके बाद इस सरकार ने कम रहा, मनमोहन सिंह जी के समय में 112 रुपए प्रति बैरल था, इनके समय आधा हो के 60 हो गया था मोदी जी के समय में। लेकिन दाम बढ़ते चले गए। 16.9% एक्साइज इन्होंने पेट्रोल पे लगाया, 15.8% एक्साइज इन्होंने डीजल पे लगाया, दाम बढ़ा के 100 कर दिया। जो 30-35 रुपए के होना था पेट्रोल और डीजल, वह 100 के ऊपर। बहुत हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पैसा उपयोग नहीं हुआ। जो 72% हुआ, 72%, उसमें से 58%, 58% 60% से 2 कम नरेंद्र मोदी जी का फोटो और इश्तेहार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इश्तेहार में गया, बेटियों को नहीं गया। लखीमपुर खीरी, हाथरस, उन्नाव, ऐसे अनेकों अनगिनत जगह हैं जहां पर लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया, माँ बाप तक को नहीं मिलने दिया। इनके झूठ और कितने गिनाऊं?
लेकिन चुनाव आते हैं तो मुस्लिम मुजरा जैसी चीजें याद आती हैं। वो तो माँ से सब कुछ याद आता है, माँ से सब कुछ याद आता है। उनको याद आता है मंगलसूत्र के, मंगलसूत्र ले जाएंगे, मांस खाते हैं, मछली, अभी कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े मछली के उत्पादक हैं, और मछली के हैं और कहते हैं कि ये मछली खाते हैं। हाँ, खाता हूँ मैं मछली, मैं मैथिल आदमी हूँ। हमारे यहाँ बलि चढ़ती है, बलि चढ़ने की प्रथा है माँ काली को, दुर्गा पूजा में चढ़ती है, तो हम लोग खाते हैं मांस। और यही झूठ जब आप संसद में उजागर करते हैं बीजेपी का, जैसे अभी हाल ही में आपकी एक वीडियो वायरल हुई, गिरिराज सिंह पर आप खूब भड़क उठे, ये संदेश क्या पूरे बीजेपी के लिए था? नहीं, देखिए, मेरा कोई व्यक्तिगत तो उनसे नहीं है, लेकिन वह आदमी में तमीज़ नहीं है। पूरी बीजेपी में एक भद्र मानुष होना चाहिए ना। बीजेपी में तो क्या होना, उनको तो झूठ ही बोलते हैं, जो झूठ बोलता हो उसमें तमीज़ कहाँ होगी। तो एक भद्र मानुष में और एक अमानुष में अंतर होता है। अब मैं डिबेट में कुछ बोल रहा हूँ, मैं जीएसटी पे पकड़ दिया सरकार को, पेट्रोल डीजल की अभी कहानी बताई कि कम नहीं हुआ, ये बात मैंने रखी। मैंने ये कहा कि जीएसटी काउंसिल में तो सभापति बोलने लगे भाई वो तो कंसेंसस होता है, तो मैंने कंसेंसस मैं आपको बताता हूँ क्या है। 31 राज्य हैं, 31 राज्य हैं हमारे देश में, यूटी मिला के, उसमें से 16 में बीजेपी है, 4 में एनडीए है, मतलब 16 और 4 20, 2/3 तो हो गए ना 31 में। उसके बाद जीएसटी काउंसिल में ये है तय किया हुआ कि जितने मेंबर बैठे हुए हैं उसका 1/3 वोट सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो अगर 31 पीपल, 31 लोग बैठे हैं, तो उसका 1/3 कितना हुआ? 10 वोट हुआ ना, 31 का 1/3 10 वोट हुआ, 33%। और 20 पहले से हैं, यानी 41 में 75 30 उनके 75%। तो कम कर दो ना आम आदमी के लिए, तुम जिसको जीएसटी लगा रहे हो, अमीर से लेके गरीब तक को, तो उसको कम कर दो तो सबको फायदा होगा। सर, मोदी और ट्रंप की जोड़ी और दोस्ती की खूब चर्चाएं हुई। ट्रंप जीते तो जश्न देश में मनाया गया भारत के अंदर, लेकिन अब ट्रंप की जो टैरिफ वाली मार है, इसको लेकर चर्चाएं तेज नहीं है। इस दोस्ती पर और इस मार पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई दोस्ती नहीं है। ये चाहते थे कि इनको ट्रंप इनविटेशन दे उनके ओथ सेरेमनी में, ट्रंप ने पूछा नहीं, जयशंकर भागते रहे, वहाँ पे कोई अवसर नहीं मिला। ये टैरिफ कहने की बातें हैं, बड़ी सीधी सी बात है कि बड़ी बुरी मार खा के आए हैं। अब ये कैसे छुपाते हैं मीडिया वाले और दूसरे वाले, कहते हैं कि साहब चाइना के ऊपर 36% लगा, हमारे पे तो 26 ही लगा है ना। तो क्या दोस्ती है? टैरिफ बचाना चाहिए था ना। कितने बड़े बड़े व्यवसाय जो हैं वो बर्बाद होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को लोग उठा करके जागरूक नहीं करना चाहते। आज मीडिया वही दिखाती है जो बीजेपी चाहती है, वही होता है। अब औरंगजेब और अकबर का मतलब क्या था भाई? भगवान श्री राम है, राम राज्य आप बनाना चाहते हो, राम राज्य मैं भी अपने देश में चाहता हूँ, लेकिन राम राज्य आस्था से नहीं बनेगा, गवर्नेंस कैसे करते हो उससे बनेगा। और गवर्नेंस करनी इनको आती नहीं है, सरकार चलाना इनको आता नहीं है, तो कैसे होगा? आस्था मेरी अपनी है, आस्था आपकी अपनी है, आस्था जो लोग देख रहे हैं उनकी अपनी है। तो आपको अपने आस्था रखिए, उसका हम सबों को अधिकार है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है, वो रखिए, लेकिन आस्था से सरकारें नहीं चलती। जी सर, बंगाल में चुनावों में अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन उससे पहले फर्जी वोटर लिस्ट का मामला खूब उठ रहा है। आपने बीजेपी की चोरी पकड़ ली है, फिर आपको हार का डर सताने लग गया? आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, पूरे 5 साल में महाराष्ट्र का उदाहरण लेता हूँ, 5 सालों के अंदर 30 लाख वोटर जुड़े लोकसभा से पहले। लोकसभा और असेंबली में 3 महीने का वक्त था, 40 लाख जुड़े। इतने में 30 जुड़ रहे हैं 5 साल में, लेकिन 3 महीने में 40 लाख जुड़े। उसमें एपिक कार्ड आपका है, नाम मेरा है। आप जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर तो आपको कह रहा है कि आपका तो नाम ही नहीं है, क्योंकि आपके एपिक कार्ड पे मैंने नाम लेकर के वोट डाल दिया। यानी 40 दूनी 80 लाख का नुकसान हुआ। अन्यथा इतनी जबरदस्त जीत हुई थी महाराष्ट्र में, हार होने की तो संभावना ही नहीं थी। और तब से मांग रहे हैं कि वोटर लिस्ट दे दो, एडिशन डिलीशन, वो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा।
तो जिस प्रकार से पिंजड़े में बंद एक तोता था, सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वैसे ही पिंजड़े में बंद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है बीजेपी का, मैना। पिंजड़े में बंद मैना, क्या कर सकते हैं आप? तो हमने अभी इनकी चोरी पकड़ ली, कहते हम 90 दिन में ठीक करेंगे। हमने कहा ठीक है, करो, इंतजार है। जी सर, मैं आखिरी सवाल जिसकी तुलना यूपी से करना चाहती हूँ। एक तरफ बीजेपी बंगाल को कह रही है कि बंगाल सरकार राम विरोधी है, हिंदू विरोधी सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यूपी जो है वो सांप्रदायिक तनाव का या फिर सांप्रदायिक एक्सपेरिमेंट का एक अड्डा बन चुका है। यूपी के अंदर जाते हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है, जिस तरीके से वो उर्दू जबान पर हमला करते हैं, जिस तरीके की उनकी जो शासन प्रशासन अधिकारी हैं वो जो फरमान सुनाते हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और क्या बीजेपी की ये कोशिश है कि अब पूरे देश को ही उत्तर प्रदेश बना दिया जाए? तो चाहते हैं दंगे फसाद जितना होंगे उनको फायदा होगा, पोलराइजेशन होगी। और क्योंकि ये सही सनातन धर्म नहीं बताते, तो वो लोग जो संस्कृत नहीं जानते हैं, संस्कृत में सब कुछ श्लोक है, अब आधे से ज्यादा ये बोलते हैं मैं भी नहीं जानता, उसको लेकर जो ये भड़काते हैं, जो उसको गलत उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये सही इंटरप्रिटेशन करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इनको इंटरप्रिटेशन करना है अपने मतलब से। पूरे देश में एक कानून लगाना चाहते हैं, मतलब एक तरह का रहन सहन, एक तरफ का खाना, एक तरह की बोलचाल, एक तरह का कपड़ा, ये इसका प्रयास करते हैं। अब कैसे बदलाव है? उत्तर में हम मकर संक्रांत करते हैं, दक्षिण में पोंगल करते हैं, ओणम होता है वही, नाम अलग है, पद्धति करने की अलग है, लेकिन है वही स्तुति। तो ये लोग का प्रयास है किसी तरीके से देश बटे। इनको गवर्नेंस नहीं आती, गवर्नेंस आई होती तो 2-2 करोड़ नौकरियां लगी होती, 15-15 लाख रुपए मिले होते, बाहर से काला धन यहाँ आया होता। जो 2022 में इन्होंने कहा था अमृतकाल के अंदर सभी गरीब के सर पर छत होगा, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, बिजली होगी, गैस होगा, वो 2047 में चला गया। अब बेटा तुम ही बताओ, तुम जिंदा होगे, हम लोगों में से तो जिंदा ही नहीं होंगे कोई, और तुम तब तक भूल भी जाओगे कि क्या कहा था इसने। है 1000 साल की मोदी जी सोच रहे हैं इतिहास, 1000 साल में कब न्यूक्लियर बम चल जाएगा, कौन जी जाएगा, कौन मर जाएगा, किसी को तो मालूम नहीं। ये हिटलर का भी यही बोलता था, द राइक शैल स्टे फॉर 1000 years। देख लो क्या हाल हुआ, हिटलर को नीचे जाकर के बेसमेंट में उसको आत्महत्या करनी पड़ी। कि पुराने साथी बीजेपी की विचारधारा देश के लिए कितनी हानिकारक, और इसी के साथ पीएम मोदी को लेकर आपकी राय? मोदी जी ने देश में इतने ज्यादा अत्याचार हुए दलितों पे, मुसलमानों पे, अन्य पे, मोदी जी ने मुंह नहीं खोला। चाहे किसान थे, गलत कानून पास किए गए, चाहे नोटबंदी थी, किसी को बताया नहीं, कितने घर परिवार खत्म हो गए, ठीक, शायद हमारी जमीनें खोदता चला गया, वो उनको सर्टिफिकेट देते चले गए। न तो अंतर्राष्ट्रीय में, न देश में, न गरीबों के लिए कुछ कर पाए। और एक बार भी उन 2% लोग 140 करोड़ में से जो 3 करोड़ लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जिनके टैक्स के पैसे से गरीबों को 5 किलो अनाज मिलता है, एक बार उनका धन्यवाद नहीं किया मोदी ने। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, और देश के लिए हानिकारक है। बिल्कुल है। ठीक है सर, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। हालांकि आपसे बातचीत में समय कब इतना ज़्यादा बीत गया मालूम ही नहीं पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस खास बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं? कीर्ति आज़ाद का अंदाज और संसद के अंदर जो ज्वलंत मुद्दे वो उठाते हैं, सरकार को घेरते हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर आपकी राय क्या है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान। Thank you.